नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करेंगे पिछले सेशन के रिकैप से। पहला प्रश्न था, शोषण के विरुद्ध अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 बिना किसी अपवाद के मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध करता है। 2. अनुच्छेद 24 के तहत मौलिक अधिकार केवल नागरिकों, विदेशियों को नहीं के लिए उपलब्ध है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था ना तो 1 और ना ही 2। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. पाइका मूल रूप से ओडिशा के गजपति शासकों के किसानों का असंगठित सैन्य दल था। 2. बख्शी जगबंधु पाइका विद्रोह के नेतृत्व करता थे। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से किन्हें संथानम समिति की सिफारिशों पर स्थापित किया गया था? 1. केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सीवीसी। 2. केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई। 3. एनसीआरबी यानी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। 4. लोकपाल। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही जवाब था केवल 1 और 2। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 1. जीवामृत। 2. बीजामृत। 3. आच्छादान। 4. वह पासा। उपरोक्त में से कौन से जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग यानी ZBNF के स्तंभ हैं? इसका सही जवाब था 1, 2, 3 और 4। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. श्रम ब्यूरो द्वारा ऑल इंडिया क्वार्टरली एस्टैब्लिशमेंट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट सर्वे यानी AQEES किया जाता है। 2. एरिया फ्रेम एस्टैब्लिशमेंट सर्वे यानी AFES AQEES का एक अवयव है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न था, इन्फिनिटी फोरम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इस कार्यक्रम की मेजबानी गिफ्ट सिटी यानी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी के सहयोग से सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा की जा रही है। 2. इस फोरम के पहले संस्करण में इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका और यूनाइटेड किंगडम भागीदार देश हैं। 3. इस फोरम की थीम बियॉन्ड माइक्रो प्लानिंग है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 2। अगला प्रश्न था, सशस्त्र सेना झंडा दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. वर्ष 1949 से 7 दिसंबर का दिन पूरे देश में सशस्त्र सेना झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2. इसका मकसद बैच, स्टिकर और अन्य सामग्री के जरिए सशस्त्र बलों के कर्मचारियों की बेहतरी के लिए लोगों से धन एकत्रित करना है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत ने वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 475 गीगावाट स्थापित विद्युत क्षमता हासिल करने का लक्ष्य घोषित किया है। 2. भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से स्थापित विद्युत क्षमता के 40% का महत्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल कर लिया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 2। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. राज्य के नीति निदेशक तत्वों यानी DPSP का अनुच्छेद 41 निःशक्त व्यक्तियों से संबंधित है। 2. भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 2.21% दिव्यांग जनसंख्या है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही नहीं है या फिर है? इसका सही जवाब था ना तो 1 और ना ही 2। अंतिम प्रश्न था, आत्मकथा इंडिया डिवाइडेड और चंपारण में सत्याग्रह निम्नलिखित में से किसकी कृतियां हैं? इसका सही जवाब था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट फोरम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इस फोरम को संयुक्त रूप से नीति आयोग और वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट यानी WRI भारत द्वारा लॉन्च किया गया। 2. यह फोरम राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान एशिया के लिए परिवहन पहल यानी NDC-TIA परियोजना का एक हिस्सा है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों, यानी दोनों कथन सही हैं। नई दिल्ली स्थित एक गैर लाभकारी संगठन सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी CSE की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारतीय उद्योगों में ऊर्जा दक्षता में सुधार और इसके परिणाम स्वरूप ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने की भारत सरकार की योजना प्रभावी नहीं है। डीकार्बोनाइजेशन का शाब्दिक अर्थ है कार्बन में कमी।
दूसरे शब्दों में इसका मतलब एक ऐसी आर्थिक प्रणाली में रूपांतरण से है जो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के उत्सर्जन को स्थायी रूप से कम करने के साथ क्षतिपूर्ति भी करती हो। फोरम फॉर डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट को संयुक्त रूप से नीति आयोग और वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट यानी WRI भारत द्वारा लॉन्च किया गया, इसलिए कथन 1 सही है। यह फोरम एशिया के लिए NDC परिवहन पहल परियोजना यानी NDC-TIA का एक हिस्सा है, इसलिए कथन 2 भी सही है। यह फोरम भारत में परिवहन क्षेत्र को स्वच्छ यानी डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट बनाने के लिए कई हितधारकों को एक साथ लाने तथा एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने के लिए एक बहुहितधारक मंच के तौर पर कार्य करेगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा YouTube चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारतीय संविधान के तहत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। 2. अनुच्छेद 2 सरकार को किसी राज्य क्षेत्र को अलग करके एक नया राज्य बनाने का अधिकार देता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। त्रिपुरा में कई आदिवासी संगठनों ने इस क्षेत्र में स्वदेशी समुदायों के लिए एक अलग राज्य यानी टिपरा लैंड की अपनी मांग को आगे बढ़ाने के लिए हाथ मिलाया है। इसके चलते जो राजनीतिक दल एक साथ आए हैं उनमें टिपरा मोथा यानी टिपराहा इंडिजिनस प्रोग्रेसिव रीजनल अलायंस और IPFT यानी इंडिजिनस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा शामिल है। ये दल अब तक चुनावी मैदान में प्रतिद्वंदी रहे हैं। अनुच्छेद 3 के तहत राज्यों को भारत के संविधान के तहत संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, इसलिए कथन 1 सही है। जान लेते हैं अनुच्छेद 3 के बारे में। संसद को किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण करने का अधिकार देता है, इसलिए कथन 2 गलत है। संविधान में आगे कहा गया है कि संसद के पास किसी भी राज्य के क्षेत्र को बढ़ाने या घटाने या किसी भी राज्य की सीमाओं या नामों को बदलने की शक्ति है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहे PM मित्र पार्क निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कपड़ा, कौशल विकास, जिला खनिज कोष या फिर सौर ऊर्जा? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कपड़ा। हाल ही में सरकार ने ग्रीन फील्ड ब्राउन फील्ड साइट्स में 7 PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड एपरल यानी PM मित्र पार्कों की स्थापना को मंजूरी दी। इन पार्कों को विशेष प्रयोजन वाहन यानी स्पेशल पर्पस व्हीकल द्वारा विकसित किया जाएगा, जिसका स्वामित्व सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी PPP मोड में केंद्र और राज्य सरकारों के पास रहेगा। प्रत्येक पार्क में एक इंक्यूबेशन सेंटर, एक कॉमन प्रोसेसिंग हाउस और एक कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट और अन्य टेक्सटाइल संबंधी सुविधाएं जैसे डिजाइन सेंटर और टेस्टिंग सेंटर होंगे, इसलिए विकल्प ए सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, कपड़ा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. कार्य निष्पादन उपलब्धि और व्यापार यानी परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड PAT योजना बड़े ऊर्जा गहन उद्योगों में ऊर्जा दक्षता को प्रोत्साहित करने के लिए एक बाजार आधारित प्रक्रिया है। 2. इसके तहत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो यानी BEE द्वारा अतिरिक्त ऊर्जा के लिए बचत प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। कार्य निष्पादन उपलब्धि और व्यापार यानी PAT ऊर्जा बचत प्रमाणन के माध्यम से ऊर्जा सघन उद्योगों में ऊर्जा दक्षता में सुधार लाने और उसकी प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए एक बाजार आधारित प्रक्रिया है, इसलिए कथन 1 सही है। राष्ट्रीय उन्नत ऊर्जा दक्षता मिशन यानी NMEEE के तहत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो यानी BEE द्वारा PAT के तहत 2011 में भारत में ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र यानी एस्कर्ट्स की पेशकश की गई थी, अतः कथन 2 सही है। PAT में लगभग 13 ऊर्जा गहन क्षेत्र शामिल हैं। थर्मल पावर प्लांट यानी TPP,
सीमेंट, एल्यूमीनियम, लोहा और इस्पात, लुगदी और कागज, उर्वरक, क्लोर एल्कली, पेट्रोलियम रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल्स, वितरण कंपनियां, रेलवे, कपड़ा और वाणिज्यिक भवन, होटल और हवाई अड्डे। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों, यानी दोनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच यानी WEF द्वारा संकलित की गई है। 2. इसके मुताबिक रहने के लिहाज से तेल अवीव दुनिया का सबसे महंगा शहर है। 3. अहमदाबाद को शीर्ष 10 सबसे सस्ते शहरों में सूचीबद्ध किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। हाल ही में वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट जारी की गई है। इसके मुताबिक तेल अवीव रहने के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर है, इसलिए कथन 2 सही है। इस वर्ष पेरिस और सिंगापुर संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर रहे। उसके बाद ज्यूरिख और हांगकांग का स्थान रहा। न्यूयॉर्क 6ठे स्थान पर और जिनेवा 7वें स्थान पर रहा। यह रिपोर्ट इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी EIU द्वारा संकलित की गई है, अतः कथन 1 गलत है। यह रिपोर्ट विभिन्न शहरों में रहने के सूचकांकों की लागत की तुलना करती है। इस सूचकांक में न्यूयॉर्क शहर की कीमतों को बेंचमार्क माना गया है, इसलिए अमेरिकी डॉलर के मुकाबले मजबूत मुद्राओं वाले शहरों के रैंकिंग में ऊपर होने की संभावना है। भारत में गुजरात के अहमदाबाद को सर्वेक्षण के शीर्ष 10 सबसे सस्ते शहरों में सूचीबद्ध किया गया है, अतः कथन 3 सही है। सबसे सस्ते शहरों में सीरिया की राजधानी दमिश्क सबसे ऊपर है। इसके बाद सबसे सस्ते शहरों की रैंकिंग में त्रिपोली लीबिया, ताशकंद उज्बेकिस्तान, ट्यूनिस ट्यूनीशिया और अलमाटी कजाकिस्तान का स्थान है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. संसद के निर्वाचित सदस्य, सांसद और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य यानी विधायक भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल होते हैं। 2. लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु 25 वर्ष है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। हाल ही में लोकसभा में एक सांसद द्वारा पूछे गए एक प्रश्न को अस्वीकार कर दिया गया। इसके चलते किसी सांसद की शक्तियों या अधिकारों संबंधी मुद्दा सुर्खियों में है। संसद के निर्वाचित सदस्य यानी सांसद और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य यानी विधायक भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल होते हैं, इसलिए कथन 1 सही है। राज्यसभा के लिए योग्यता, वह भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी आयु कम से कम 30 वर्ष की होनी चाहिए। लोकसभा के लिए योग्यता, वह भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, इसलिए कथन 2 गलत है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। अगला प्रश्न है, चक्रवात के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसमें वायु प्रवाह की दिशा उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणावर्त और दक्षिणी गोलार्ध में वामावर्त होती है। 2. चक्रवात में वायु निम्न दाब से उच्च दाब केंद्र की ओर प्रवाहित होती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2, यानी दोनों कथन गलत हैं। चक्रवात जवाद के ओडिशा आंध्र प्रदेश तट की ओर बढ़ने के आसार हैं। इसके चलते राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी NDRF द्वारा किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए टीम तैयार की गई है। जान लेते हैं चक्रवात के बारे में। जब वायु चक्राकार प्रतिरूप बनाते हुए उच्च दाब से निम्न दाब केंद्र की ओर तेजी से चलने लगती है तो इसे चक्रवात कहा जाता है, इसलिए कथन 2 गलत है। इसमें वायु प्रवाह की दिशा उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त यानी घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त यानी घड़ी की सुइयों की दिशा में होती है, इसलिए कथन 1 गलत है। चक्रवात 2 प्रकार के होते हैं, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात एवं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2। अगला प्रश्न है, कोल इंडिया लिमिटेड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम महारत्न कंपनी है। 2. इसका मुख्यालय पश्चिम बंगाल के कोलकाता में है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है?
केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों, यानी दोनों कथन सही हैं। हाल ही में नीति आयोग ने 2025-26 तक 1 अरब टन कोयले का उत्पादन करने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड के लक्ष्य या मिशन की समीक्षा की। जान लेते हैं कोल इंडिया लिमिटेड यानी CIL के बारे में। यह भारत सरकार के स्वामित्व वाला एक कोयला खनन और शोधन निगम है। इसका स्वामित्व कोयला मंत्रालय भारत सरकार के पास है। इसका मुख्यालय कोलकाता, पश्चिम बंगाल में है। इसलिए कथन 2 सही है। यह दुनिया की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी, महारत्न कंपनी और एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। इसलिए कथन 1 सही है। यह लगभग 2,72,000 कर्मचारियों के साथ भारत में 5वां सबसे बड़ा रोजगार प्रदान करने वाला उपक्रम है। इसका लक्ष्य सुरक्षा, संरक्षण एवं गुणवत्ता को बनाए रखते हुए दक्षता पूर्वक और मितव्ययिता के साथ पर्यावरण के अनुकूल कोयला एवं कोयला उत्पादों का उत्पादन एवं विपणन करना है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी में निम्नलिखित में से कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट, सोडियम कार्बाइड, आर्सेनिक आइसोसाइनेट या फिर ब्रोमीन कार्बाइड? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मिथाइल आइसोसाइनेट। 3 दिसंबर को भोपाल गैस त्रासदी के 37 साल पूरे हो गए। जान लेते हैं भोपाल गैस त्रासदी के बारे में। भोपाल गैस त्रासदी को दुनिया की सबसे भयानक औद्योगिक आपदाओं में से एक माना जाता है। यह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक बहुराष्ट्रीय कंपनी यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड यानी UCIL के कीटनाशक संयंत्र में 2-3 दिसंबर 1984 की मध्य रात्रि को एक गैस रिसाव की घटना थी। इस घटना में मिथाइल आइसोसाइनेट MIC गैस, जिसका रासायनिक सूत्र CH3NCO या C2H3NO का रिसाव हुआ। मिथाइल आइसोसाइनेट एक अत्यंत जहरीली गैस है और अगर हवा में इसकी सांद्रता 21 ppm यानी पार्ट्स प्रति मिलियन हो जाती है तो यह कुछ ही मिनटों में मौत का कारण बन सकती है। यह विश्व स्तर पर सबसे भयावह रासायनिक आपदाओं में से एक है और अभी भी प्रभावित क्षेत्रों के लोगों पर इसके बुरे प्रभाव दिखाई पड़ते हैं। त्रासदी के बाद भारत सरकार ने एक सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम 1991 बनाया, जिससे उद्योगों के लिए बीमा लेना अनिवार्य हो गया। इस बीमा का प्रीमियम भोपाल आपदा जैसी आपदाओं के पीड़ितों को मुआवजा प्रदान करने के लिए पर्यावरण राहत कोष में योगदान देता है। इसलिए विकल्प ए सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, मिथाइल आइसोसाइनेट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. 3 दिसंबर को उनकी पुण्यतिथि स्पेन के नवारे में नवारे दिवस के रूप में मनाई जाती है, जहां उनका जन्म हुआ था। 2. बाद में उनके अवशेषों को गोवा के बोम जीसस बेसिलिका में स्थानांतरित कर दिया गया। उपर्युक्त कथन निम्नलिखित में से किसका वर्णन करते हैं? पोप जॉर्जिवा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, अल्बुकर्क या फिर फ्रांसिस जेवियर? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, फ्रांसिस जेवियर। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सेंट फ्रांसिस जेवियर जयंती के अवसर पर गोवा के लोगों को बधाई दी। फ्रांसिस जेवियर 16वीं शताब्दी के स्पेनिश मिशनरी और पादरी थे, जिन्हें गोवा में गोएंचो साहिब यानी गोवा के भगवान के तौर पर माना जाता है। वे बोर्नियो, जापान, मालुकू द्वीप समूह और अन्य क्षेत्रों में कार्य करने वाले पहले ईसाई मिशनरी थे। जान लेते हैं फ्रांसिस जेवियर के बारे में। 3 दिसंबर को उनकी पुण्यतिथि स्पेन के नवारे दिवस के तौर पर मनाई जाती है। उनका जन्म स्पेन के नवारे में हुआ था। संत फ्रांसिस जेवियर को सबसे पहले चीन के शांगचुआन द्वीप के एक समुद्र तट पर दफनाया गया था। बाद में उनके अवशेषों को गोवा के बॉम जीसस बेसिलिका में स्थानांतरित कर दिया गया। बॉम जीसस बेसिलिका गोवा के चर्चों और मठों का एक हिस्सा है, जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के तौर पर नामित किया गया है। इसलिए विकल्प डी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, फ्रांसिस जेवियर। अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने एशिया युवा पैरालंपिक खेलों में F20 श्रेणी में शॉटपुट में देश का पहला रजत पदक जीता है? विनायक मित्तल, प्रणव बिरला, अनन्या बंसल या फिर विभव सिंह? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अनन्या बंसल।
हाल ही में भारत की अनन्या बंसल ने बहरीन के मनामा में एशिया युवा पैरालंपिक खेलों की F20 कैटेगरी में गोला फेंक यानी शॉट पुट में देश के लिए पहला रजत पदक हासिल किया। अनन्या बंसल एक बौद्धिक अक्षमता यानी इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट वाली एथलीट हैं। भारतीय पैरालंपिक समिति की अध्यक्ष दीपा मलिक ने अनन्या के शानदार प्रदर्शन की सराहना की है, इसलिए विकल्प सी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, अनन्या बंसल। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। जनगणना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत में सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना और दशकीय जनगणना की शुरुआत लॉर्ड रिपन द्वारा की गई थी। 2. जनगणना अधिनियम 1948 के तहत दशकीय जनगणना की जाती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे सेफ।